हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। बेटा, आज अपन एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना जो आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट और भी नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल लेते हैं, बट निरक्षीय का चित्र समझ नहीं आता और उनका प्रोसेस समझ नहीं आता। सो आज इस वीडियो में ऐसे ही एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो निरक्षीय स्थिति है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका क्या है, एग्जैक्ट कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी की मदद से आप इस टॉपिक को बहुत आसान बना पाएंगे। और यकीन मानिए, वीडियो के लास्ट में एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा जिस शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप इस डेरिवेशन को जीवन भर अपने दिमाग में फिट कर पाएंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का पूरा डेरिवेशन करते हैं। इससे पहले मैंने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, उसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर ये समझ नहीं पाएंगे कि इसका यूज क्या है। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए, या वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ के आएगा। सो उसके लिए सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं, चित्र को समझते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले बच्चों आपको एक वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना लेना है। वैद्युत द्विध्रुव का चित्र तो आप बना ही लेंगे भाई। दो आवेश होते हैं, एक पे होता है -q आवेश, एक पे होता है +q आवेश। एक बिंदु पे होता है -q आवेश, एक बिंदु पे होता है +q आवेश, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं। इनका मध्य बिंदु अगर हम मान ले O, तो ये O हो गया। तो ये निकाय क्या कहलाएगा? इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेशित बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों। अब निरक्षीय ये होती है कि किसी भी अक्ष के जो लंबवत रेखा होती है ना, उसको हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। सो इस द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत एक रेखा सफेद कलर की यहां पे जा रही है, इसको अपन मान लेंगे निरक्षीय रेखा। और ये निरक्षीय रेखा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी तक जा रही है, और जहां तक ये जा रही है उस पॉइंट को हम P से डिनोट कर देते हैं कि बिंदु P तक, मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव पर उपस्थित दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों करेंगे क्या, अपन इसको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। इसको मिला दिया, इसको भी ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया, समझ आया? यस सर। अब मिलाया हमने इसीलिए क्योंकि जैसे ही हमने मिलाया एक त्रिभुज ये वाला बन गया अपन का, और एक त्रिभुज ये बन गया अपन का। समझ आया? दो त्रिभुज यहां पे बन गया मिलाते ही। तो फिर मैं मिटा देता हूं ताकि डैश डैश ही दिखे, अच्छा लगेगा। ओके, अब समझने वाली बात बच्चों ये है कि अगर ये दूरी r है, ये द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पूरी दूरी को दो भाग में बांटता है। तो ये वाली दूरी l हो जाएगी और ये वाली दूरी भी l हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी 2l है, ये मध्य बिंदु है, तो ये l, ये l। तो अब सवाल ये उठता है कि सर फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी? तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज ही तो है, ये 90 डिग्री है क्योंकि लंबवत है द्विध्रुव के। सो ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोई एक कोण 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो रेखा होती है, क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं? अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो r² + l² इसका मान हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये भी एक बच्चों
त्रिभुज बन रहा है इस साइड भी, तो इस साइड भी ये कर्ण होगा, तो ये कर्ण होगा तो इस साइड भी इसका मान क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इतनी बात अगर समझ आ गई आपको, 100% गारंटी आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर जाओगे। अब देखिए कुछ और चीजें मैं करता हूं। इतनी चीज समझ आ गई, अब इसका एक साफ सा डायग्राम बना लेते हैं अपन, ताकि आपको पूरी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझा सकें। तो ये मैंने इसीलिए इतना बड़ा बड़ा लिख के और डायग्राम बनाया था ताकि आपको पूरी चीजें समझ आ सके। अब जरा मैं एक इस तरीके का लेता हूं कि मान लीजिए इस पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है, इस पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है, ये मध्य बिंदु इसका O है, और अब एक पतला सा निरक्षीय रेखा ये रही आपकी। इस निरक्षीय रेखा से इस पॉइंट को अपन ने मिलाया, इस पॉइंट को अपन ने मिलाया, ये पूरी दूरी बच्चों 12 थी, तो मध्य बिंदु के कारण ये दूरी L हो जाएगी, ये दूरी भी आपकी L हो जाएगी, ठीक है। और ये निरक्षीय रेखा की लंबाई R है। मध्य बिंदु से R दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब देखिएगा जरा, अब अपन डेरिवेशन यहीं से शुरू करते हैं। एक बार और बना दिया ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। एक बार सिखाया, दूसरी बार बना दिया। सही बात है, सही बात है। तो अब सबसे पहले कहेंगे कि द्विध्रुव पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जानते हैं कि ये L है, ये R है, तो इसको मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाली जगह क्या हो जाएगी, ये वाली जगह क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, और ये वाली जगह क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। ये दोनों भुजा का मान आपको मिल गया है, तिरछी भुजा का मान। अब आइए अब डेरिवेशन को अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन सबसे पहला स्टेप लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी E1 बराबर बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया था, आपको याद करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। इस बिंदु आवेश से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, यानी इसकी दूरी R का मान कितना है, तो इसके लिए R का मान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो इसलिए E1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा दूरी का मान कितना है इसके लिए, तो ये पूरी दूरी है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R का होल स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब जब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो E1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सर अंडर रूट कहाँ गया, अंडर रूट से ये कट गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब इसी तरीके से बच्चों, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूसरा स्टेप अपन क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर, यहां पे भी ऊपर भी लिख दीजिएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है बच्चा, दूरी भी उसकी वही है जो यहां पे थी, और ये प्लस क्यू आवेश है। तो इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 जैसे, एक के जैसे ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। आप समीकरण नंबर 1 को और 2 को जरा घूर के देखिए ऐसे, ठीक है, घूर के देखिए। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
सर दोनों बराबर लग रहा है, बिल्कुल सही बताया, ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से आपने क्या देखा, दोनों ये वैल्यू क्या है, बराबर है, यानी E1 E2 के बराबर है। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा खेल है इस डेरिवेशन को सॉल्व करते समय, और वही खेल अगर आपने सीख लिया तो ये डेरिवेशन हर बार आपको समझ आ जाएगा। और वो खेल क्या है कि ये E1 और E2 का परिमाण तो आपने निकाल लिया, बट उसकी दिशा कैसे निकलेगी। तो आप जानते हैं कि ये जो माइनस क्यू आवेश है ना, तो माइनस क्यू आवेश की दिशा किधर होती है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा क्या। तो हमेशा आप जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश अगर है तो आवेश की तरफ ही वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यानी माइनस क्यू आवेश की दिशा आवेश की ओर ही होती है, और प्लस क्यू आवेश से जो दिशा होती है प्लस क्यू आवेश की, वो बाहर की ओर होती है। सो इसके कारण इस माइनस क्यू आवेश में वैद्युत बल रेखाएं आवेश की तरफ आएंगी, तो E1 की दिशा नीचे की तरफ हो गई, और प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, तो E2 की दिशा ऊपर की तरफ हो गई। अब इस निरक्षीय रेखा को और बढ़ाएंगे तो ये ऊपर तक चला जाएगा। तो इसका परिणामी क्या होगा, चूंकि कोई भी सदिश, वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, तो कोई भी सदिश जब किसी कोण पर रहता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित हमें करना पड़ता है। सो अगर हम इसको क्षैतिज घटक में वियोजित करें इन दोनों E1 और E2 को, तो क्या हो जाएगा, तो क्षैतिज घटक में जब आप इसको वियोजित करना चाहेंगे बेटा, तो ये जिधर की तरफ थीटा होता है उधर की तरफ कॉस आता है, तो इस वाले पर कॉस आएगा क्योंकि इसके साथ दोनों का थीटा जुड़ा है। तो E2 कॉस थीटा, इस वाले का क्षैतिज घटक और इस वाले का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, और दोनों की दिशा किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। अच्छा, जिधर की तरफ थीटा नहीं होता है उधर की तरफ साइन आता है, तो ये थीटा इसके साइड था तो कॉस आया, इसके साइड लंबवत घटक क्या आ जाएगा, तो E2 साइन थीटा ऊपर की तरफ, और इसका लंबवत घटक E1 साइन थीटा नीचे की तरफ। ठीक है, समझ आया। और ये E1 और E2 दोनों की दिशा इधर की तरफ ही होगी। अब दोनों आप अगर देखेंगे E1 और E2, तो दोनों घटक एक ही दिशा में जा रहे हैं, और जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक ही दिशा में जाने पर परिणामी निकालने के लिए जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर समोसा आता है, ठीक है, तो अगर आप भी 2 समोसे लेके आते हैं, आपका भाई भी, आपका खास भाई भी 2 समोसे लेके आता है, तो आपके घर में कितने समोसे हो गए, तो 2 और प्लस आपका भाई वाला 2, 4 हो गए। बट एक आप 2 आप लेके आए और 2 आपका सौतेला नहीं कहेंगे, चाचा का लड़का लेके आया, तो चाचा का लड़का समोसा अपने घर में ले जाएगा, आप अपने घर में ले जाएंगे, तो घट जाएगा दोनों का, मतलब बढ़ जाएगा। बट ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो इसलिए जुट जाएंगे, जोड़ देंगे। तो परिणामी निकालने के लिए, और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो किसी को नहीं मिलेगा। ये दोनों E1 और E2 बराबर होने से ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को जोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी, उसको जो अभी जो सिखाया है उसको जिसने सीख लिया वो पूरा डेरिवेशन समझ जाएगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसलिए अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से उसको ध्यान से देखिए, 100% समझ आएगा। तो बिंदु P पर अब कौन सा बचेगा, ई नेट। ई नेट करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चा, ई नेट करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, E1 और E2 कॉस थीटा को जोड़ देंगे, तो E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि E1 और E2 बराबर हैं आपस में, तो इसलिए ई नेट का मान कितना आ जाएगा, E1 कॉस थीटा और प्लस E2 की जगह पे भी E1 रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो 2E1 कॉस थीटा। और अब वैल्यू रख दीजिए E1 का, तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से E1 का मान आप रखेंगे जैसे ही, तो आपको मिल जाएगा ई नेट की वैल्यू।
ई नेट बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ई नेट बराबर आ जाएगा 2 और इंटू E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। एक और ट्विस्ट आएगा बेटा, आपका चित्र कैसा था जरा मुझे बताइए। तो आपका चित्र ऐसा था कि सर ये वैद्युत द्विध्रुव था -Q + Q, ये मध्य बिंदु O था, ये निरक्षीय रेखा थी R दूरी पर, ये यहां से आपका ये वाला दूरी सर L था, ये वाला भी दूरी L था, ये 90 डिग्री था, यहाँ पे एक थीटा कोण था, ये थीटा कोण था। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉस थीटा का मान बताइए, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा आया है, सो इस चित्र में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चुकी करके लिख देंगे, चुकी करके एक चित्र बना देंगे और छोटे से लिख देंगे कि चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण B/H, तो इसलिए इस थीटा के अकॉर्डिंग जो सटी हुई भुजा होती है थीटा से वो आधार होती है। सो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका L और बटे में कर्ण क्या है ये वाला, और इसको निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया था, लंब का स्क्वायर R स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट में कर्ण का मान कितना हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ आया, समझ आया बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसी कॉस थीटा को मान ला के रख दीजिए, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे इसको मान लीजिए बेटा समीकरण नंबर 3। तो अब लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 में कॉस थीटा का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में कॉस थीटा का मान रखने पर, ठीक है, तो अगर आप cos थीटा का मान रखेंगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, और इंटू cos थीटा का मान कितना है L बटे में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटा अंडर रूट मतलब होता है किसी भी चीज की पावर 1/2। अगर आप अंडर रूट ए लिखते हैं इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/2। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो अगर इसको अपन a मान लें और इसको भी अंडर रूट में a मान लें यानी 1/2, और जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो a की पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, तो जोड़ेंगे तो 1 + 1/2, 2 एकम में 2 1 3/2, तो इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर 3/2। इसी तरीके से अगर यहां पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो कितना होगा बच्चा, इसकी घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है 1, और इसकी घात अंडर रूट है, इसका मतलब कितना है, तो इसकी घात अंडर रूट है, इसका मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना है 1/2। तो जब 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसीलिए अपन यहां पे क्या लिख देंगे डायरेक्टली, ई नेट बराबर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और इंटू ये 2 इस L के साथ चला जाएगा, तो Q इंटू 2L और बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना 1 और प्लस 1/2 यानी 3/2। समझ आया? यस सर। अच्छा, एक चीज बेटा और चीज आप याद रखिएगा, यहां से ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि ये Q इंटू 2L क्या है। दिमाग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। स्मॉल p बराबर होता है Q इंटू 2L या Q इंटू D। अगर द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तो 2L लेंगे, D है तो D लेंगे, तो इसलिए ये P होता है। अच्छा, और तथा यहां पे लिखेंगे, तथा आप यहां पे इस चित्र में देख सकते हैं बच्चा, इस चित्र में देख सकते हैं कि इस R की मुकाबले इस L का मान काफी छोटा है। आप देखिए R इतना बड़ा है और L इतना छोटा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम यहां पे एक स्टेटमेंट और देंगे कि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर। R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो इसीलिए L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान के छोड़ देंगे कि छोड़ दो। जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको कह रहा है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, बट आपको उससे दोस्ती करनी है, तो उसकी बेइज्जती को भी आप जो है इग्नोर कर देंगे कि छोड़ो, जाने दो, कर लेने दो बेइज्जती इसको। उसी में अगर वो खुश है तो खुश है, इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से अगर R स्क्वायर का मान ज्यादा बड़ा है और L स्क्वायर का मान छोटा है तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे नगण्य मान के। तो जैसे ही छोड़ देंगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू ये Q इंटू 2L क्या होगा P और अपॉन L स्क्वायर को बेटा यहां से छोड़ देंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। और R स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब कितना, ये देखिए जरा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो R क्यूब बच जाएगा। तो R स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब R क्यूब। तो यहां पे सीधे लिख देंगे R क्यूब। और यही है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब जरा एक बार जरा मैं शॉर्ट तरीके से बता दूं आपको। कई सारे बच्चे इसी उम्मीद में बैठे होंगे कि सर शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। शॉर्ट मेथड ये है बच्चों कि सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से कि भाई ये माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, मध्य बिंदु O है, तो ये वाली दूरी स्मॉल l, ये वाली दूरी स्मॉल l, टोटल दूरी 2l। ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला कोण R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण दिशा इसकी E1 की नीचे की तरफ होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण ऊपर की तरफ होगी। ऊर्ध्वाधर घटक दोनों निरस्त हो जाएंगे, क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। इतनी बातें, मतलब चित्र तो मैं मान के चलता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब डेरिवेशन में बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाना होगा। पहले स्टेप में आपको सबसे पहले स्टेप में आपको माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लेना है तुरंत। और एक चीज याद रखना है कि निरक्षीय स्थिति में दोनों का वैद्युत क्षेत्र सेम होगा क्योंकि दूरी भी सेम है। स्टेप नंबर 2, आपको सीधे जोड़ देना है ई नेट निकालने के लिए जितने भी क्षैतिज घटक हैं उनको। तो ई नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 बराबर है तो 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। जोड़ने के बाद स्टेप नंबर 3, E तथा cos थीटा का मान रख देना है। E1 तथा cos थीटा का मान रखना है। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 जैसे ही रख देंगे, लास्ट में P बराबर Q इंटू 2L ये मान पुट कर देना है, और R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर वाला चीज अप्लाई कर देना है। आपका स्टेप 5 में पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका एक छोटा सा तरीका है जिस तरीके से आप इस 4 ही 5 स्टेप को ध्यान में रखते हुए पूरा डेरिवेशन को दिमाग में फिट रखेंगे। आज के ये टॉपिक वाइज स्टडी में बेटा अपन ने डिस्कस किया कि बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको सिखाया जाए। अगर इसी तरीके की टॉपिक वाइज स्टडीज आपको पसंद आती हैं आप हमें कमेंट में बता दीजिए। मेरी क्लास डेली बेटा शाम को 7 बजे चलती है इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी लाइव क्लास की टाइमिंग सभी बच्चे नोट कर लें। लाइव क्लास डेली फिजिक्स अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो डेली शाम 7 बजे आपको रोशन सर द्वारा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही ताकतवर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा जिसमें फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में सीधे घुसेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।